इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 सेल बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस यूनिट। मैंने इस यूनिट को टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। सिमिलर हमने यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। फर्स्ट टॉपिक होगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मोटिव। इसके सब टॉपिक्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, membrane pumps, mechanism of sorting and regulation of intracellular transport, electrical properties of membranes. Second topic, structural organization and function of intracellular organelles. हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, endoplasmic reticulum, peroxisomes, plastids, vacuoles, chloroplast, and structure and function of cytoskeleton and its role in motility. जो भी important points या important facts या concepts हमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए, मैंने इस वीडियो में वो सब डाले हैं विद रिस्पेक्ट टू फुल यूनिट। थर्ड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरॉन, यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिलीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, हेटेरोक्रोमेटिन, देन यूक्रोमेटिन एंड ट्रांसपोसोम्स। अगर आपको लैक ऑपरॉन में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी मैंने एक वीडियो डाली है, ऑल इन वन वीडियो यूट्यूब चैनल पे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्ट सी स्पेशली, वो आप जाके देख सकते हो। लैक ऑपरॉन से कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर यूनिट 3 के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपकी उस यूनिट से कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिविजन एंड सेल साइकिल। इसमें हम माइटोसिस एंड मियोसिस देखेंगे, उनका रेगुलेशन देखेंगे और क्या स्टेप्स होते हैं सेल साइकिल में वो देखेंगे। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ग्रोथ, यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेटजीज ऑफ सेल डिविजन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जनरेशन टाइम के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसकी फ्री पीडीएफ्स कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 2 एंड 3 मैंने टेलीग्राम पे डाली है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में है। अदरवाइज आप प्रेप वाइब एबीसी चैनल सर्च करो, रीसेंट अपडेट्स के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां आपको प्रेप वाइब एबी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां आपको फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन एंड लिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकल्सन ने प्रपोज किया था। निकल्सन proposed fluid mosaic model, right? We know that. और ये अवेलेबल है दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया गया 2013 या पूछा गया था। एम्फीपैथिक बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स पोजेस हाइड्रोफिलिक। पोलर हेड ग्रुप्स कौन सा है? हाइड्रोफिलिक है, राइट। और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोफोबिक, दैट इज नॉन पोलर। टेल फेसिंग इनवर्ड, right? This is hydrophilic head. That is polar. और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोफोबिक, टेल
फेसिंग इनवर्ड। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो दिस इज ड्रिवन इंटायरली बाय हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ये याद रखना, जब हाइड्रोफोबिक टेल्स क्लस्टर हो जाती है वो डिस्टर्ब करती है वाटर क्लैथरेट्स को, जिसकी वजह से वाटर एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। एस इज व्हाट? चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डेजिग्नेट करते हैं एस से। फिर हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेटरल मोबिलिटी, लिपिड्स और प्रोटीन्स डिफ्यूज करते हैं रैपिडली, रैंडमली और स्पॉन्टेनियसली विद इन द प्लेन ऑफ सिंगल लीफलेट, राइट। और दूसरा डिफ्यूजन कौन सा है? ट्रांसवर्स, जिसको हम फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। मूविंग फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर इज एक्सट्रीमली रेयर और एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज इट रिक्वायर्स ड्रैगिंग अ चार्ज कॉलर हेड थ्रू द हाइड्रोफोबिक कोर। अगर ड्रैग करेंगे तो एनर्जी यूज होगी, सो ये एक्सट्रीमली रेयर है। मोस्टली क्या होता है? लेटरल मोबिलिटी होती है। एंजाइम्स, रेगुलेशन ऑफ लीफलेट एसिमेट्री। इन एंजाइम्स पे क्वेश्चंस आया है। मैच द कॉलम स्पेशली। कॉलम ए में आपको एंजाइम्स डाल देंगे, फ्लिपेज, फ्लोपेज और स्क्रैम्बलेज, और बी में इनके फंक्शंस। फ्लिपेज का काम क्या होता है? इट मूव्स स्पेसिफिक लिपिड्स। लिपिड्स कौन से? फॉस्फेटिडाइल सीरीन और फॉस्फेटिडाइल इथेनोअमीन। इथेनोअमीन, रिमेंबर दिस। कौन सा? फॉस्फेटिडाइल इथेनोअमीन और सीरीन फ्रॉम आउटर लीफलेट टू इनर। इसको क्लासिफाई किया जाता है एज पी टाइप एटीपीएस। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सेकेंड इज फ्लोपेज। ये क्या करता है? इट मूव्स लिपिड्स फ्रॉम इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट। इसको क्लासिफाई किया जाता है एबीसी ट्रांसपोर्टर। रिमेंबर, फ्लोपेज इज एबीसी ट्रांसपोर्टर। स्क्रैम्बलेज का काम होता है, इट रैंडमली मिक्सेस लिपिड्स बायडायरेक्शनली डाउन द concentration gradient. It does not require ATP. Remember this. It is activated by high intracellular calcium. ये लास्ट मिनट रिवीजन है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मैंने वो इंक्लूड किए हुए हैं इस पूरी वीडियो में। प्रैप सुपर इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, स्लोप पूछते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने एक कोर्स समरी भी डाल दी है लास्ट स्लाइड में, तो उसमें से फ्रैप सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रैप क्या होता है? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, या दूसरे टाइप के जिसमें आपको ग्राफ्स दे देंगे। ए और बी, फिर आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इसमें हमसे पूछेंगे फास्टर एक्सचेंज रेट किसका ज्यादा है, या फिर इमोबाइल फ्रैक्शन। Which of the following, A और B, which has higher immobile fraction, right? कंपैरिजन में भी मैंने इस पे एक क्वेश्चन भी डाला है, आगे आने वाली स्लाइड्स पे हम देखेंगे। और इसके लिए अलग से 5 मिनट सीरीज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो प्रैप पे ही होगी, पीवाईक्यूज के साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं विद ग्राफ्स या स्टेटमेंट वाइज, मैं उस वीडियो में डालने वाली हूँ, वो देख लेना। बेसिकली फ्रैप के बारे में याद रखना, मूवमेंट क्वांटिफिकेशन। जो भी हॉरिजॉन्टल या लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन्स के विद इन न्यूक्लियस, हम किससे डिटरमाइन करते हैं? फ्रैप से डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटली टू ट्रैक लेटरल मोबिलिटी, रिमेंबर दिस। मेम्ब्रेन को फ्लोरेसेंटली टैग किया जाता है, टाइनी स्पॉट इज लेजर ब्लीच्ड, और जो उनकी वेलोसिटी और किस एक्सटेंट तक फ्लोरेसेंस रिकवरी हुई है उसको मॉनिटर किया जाता है। बेसिकली 2 होते हैं इसमें, रिकवरी फेज इंपॉर्टेंट है, रिकवरी फेज और इमोबाइल फ्रैक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट
पैरामीटर्स जो हम प्रेप में देखते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा होगा ऑस्मोसिस एंड आयन चैनल्स। ऑस्मोसिस आपको पता है, पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज हाइपोटोनिक। तीन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, राइट। एक्वापोरेंस वाटर चैनल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, ये बेसिक चीजें हैं। आयन चैनल्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो परमिट करते हैं फास्ट पैसिव फ्लो ऑफ आयंस डाउन द ग्रेडियंट वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेलेक्टिवली फिल्टर क्या होता है, सेलेक्टिविटी फिल्टर क्या होता है, चैनल्स यूटिलाइज करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स को, एग्जांपल कार्बोनिल ऑक्सीजन्स इन K positive channel, that is potassium channel, to strip the hydration shell from specific ions based on what, charge and size. Remember this. ये voltage gated भी हो सकते हैं, ligand gated भी हो सकते हैं और mechanical gated भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मेम्ब्रेन पंप्स। सुपर इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इस केस में हम जो पंप्स होते हैं, दे पंप्स व्हाट, दे पंप्स सॉल्यूट्स डायरेक्टली अगेंस्ट, रिमेंबर दे आर अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय हाइड्रोलाइजिंग एटीपी। एटीपी का काम किसमें आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमें पता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कैरियर और चैनल। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरियर और चैनल। कैरियर में हम यूज करेंगे को ट्रांसपोर्टर्स। को ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। कैरियर में को ट्रांसपोर्टर के अलावा दूसरा कौन सा होता है, यूनिपोर्टर। और चैनल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, बेसिकली दो टाइप के, या तो फिर वो ओपन चैनल्स होंगे या गेटेड होंगे। ओपन चैनल्स बेसिकली या लीकी चैनल्स बोल देते हैं इनको, चैनल। और दूसरा कौन सा होगा, गेटेड चैनल। गेटेड चैनल में कौन कौन से, लाइगेंड गेटेड, मैकेनिकल गेटेड और वोल्टेज गेटेड। लाइगेंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड और मैकेनिकल गेटेड, राइट। अब पी टाइप एटीपीएसेस, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर वी टाइप एटीपीएसेस पढ़ेंगे, फिर एफ टाइप, फिर एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे वही डाटा है जो आपको लास्ट मोमेंट पे याद रखना है, रिमेंबर दिस। पी टाइप एटीपीएसेस रिवर्सिबली ऑटोफॉस्फोराइलेट करते हैं एस्पार्टेट रेजिड्यूज को ट्रांसपोर्ट साइकिल के टाइम पे, इनहिबिटेड बाय वेनाडेट, रिमेंबर दिस। वेनाडेट किसको इनहिबिट करता है, पी टाइप एटीपीएसेस को। इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम सर्का पंप। नेक्स्ट इज V type ATPases, proton only pumps that use ATP, remember this, to acidify lysosomes and plant vacuoles. They do not perform a phosphorylated intermediate. They do not, remember this. Next is F type ATPases, typically run in reverse, remember in reverse, to function as ATP synthase in mitochondria and chloroplast using an existing proton gradient. Next is ABC transporters, feature करते हैं highly conserved ATP binding cassettes को forward to pump small molecules. Example है drug efflux pump MDR1 P glycoprotein. Remember this. ये ABC ट्रांसपोर्टर्स में है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स हमने देख लिए प्राइमरी,
अब हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके टू मूव अ सेकेंड सोल्यूट अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट, किसका काम होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है SgLt1, रिमेंबर सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर की तरह यूज होता है। ये क्या करता है? को ट्रांसपोर्ट करता है दो सोडियम आयंस को डाउन देयर ग्रेडियंट टू पुल वन glucose molecule into the cell against the concentration gradient। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिया, हमने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, सुपर इंपॉर्टेंट ट्रैप भी देख लिया, एंजाइम्स के बारे में कवर कर लिया, ऑस्मोसिस और आयन चैनल्स देखे हैं, पंप्स के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स, पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन टारगेट सिग्नल्स। मॉलिक्यूलर जिप कोड्स होता है, राइट, दे आर बिल्ट इनटू पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स जो डायरेक्ट करते हैं प्रोटीन्स को टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनलीज। एग्जाम्पल एन टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स फॉर ER और C टर्मिनल KDEL फॉर ER रिटेंशन, सुपर इंपॉर्टेंट, और बेसिक एनालिस फॉर न्यूक्लियर इनपुट, मैनो 6 फॉस्फेट शुगर टैग फॉर लाइसोसोम, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। मैनो 6 फॉस्फेट पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये शुगर टैग्स होते हैं किसके, कौन से ऑर्गेनली? लाइसोसोम्स, रिमेंबर दिस। फिर हमारे पास आता है वेसिकल कोड सिस्टम्स, COP2 एंड COP1। COP2 बेसिकली क्या करता है? डिक्टेट करता है एंटेरोग्रेड, रिमेंबर एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्गी तक, regulated by who? Small monomeric GTPase SAR1, remember SAR1 किसके लिए? COP2। COP2 regulated by GTPase SAR1। आपको याद करने से मतलब है, आप किसी भी तरीके से याद करना, प्रोनाउंसिएशन अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उस पर ध्यान नहीं देना इतना अभी के लिए। COP1 डिक्टेट्स रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट किसका? COP1। गोल्गी टू ER से सिस गोल्गी, दैट इज एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। बाय COP2 और COP1 रेट्रोग्रेड गोल्गी टू ER। ये क्या करता है? रिट्राइव प्रोटीन्स कैरिंग द C टर्मिनल केडल सीक्वेंस, और इसको रेगुलेट कौन करता है? GTPase ARF1। रिमेंबर COP1 रेगुलेटेड बाय GTPase ARF1। फिर हम क्लैथरिन के बारे में बात करते हैं। मीडिएट्स sorting from trans Golgi network to lysosomes, remember, and drives what? Receptor mediated endocytosis at the plasma membrane। और ये एम्प्लॉय करता है AP1 एंड AP2 एडेप्टर्स को और डायनामिन को, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना क्लैथरिन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन्स। इक्वेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, एटलीस्ट आप ऐसे टॉपिक्स को छोड़ो मत, उनका थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन, गोल्डमैन हॉजकिन कार्ड्स इक्वेशन, इनकेस आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए इक्वेशन किसके बेस पे था, इंडिकेट क्या करता है, डिटरमाइन क्या करता है। नर्स्ट इक्वेशन क्या डिटरमाइन करता है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड आयन स्पीशीज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन एट अ गिवन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
और गोल्डमैन हॉजकिन कार्ट्स इक्वेशन, ये कैलकुलेट करता है एक्चुअल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जीएच के इक्वेशन से, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन से। फिर ये मैंने क्वेश्चन डाला है पार्ट सी, किसके ऊपर है, मेम्ब्रेन डायनेमिक्स के ऊपर है। अब जैसे क्वेश्चन आता है, ये एक एग्जांपल है कि पार्ट सी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर इनकेस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन देखना है। अगर इनकेस एक्चुअल एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो भी आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना चाहिए ये बता रही हूँ मैं। A researcher tags a specific transmembrane protein with GFP. GFP क्या होता है, green fluorescent protein, and carries out a FRAP analysis. super important है, FRAP पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। FRAP एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए बेसिक। अगर इनकेस आपको कुछ भी नहीं पता तो थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। अंडर डिफरेंट कंडीशंस, आपको 3 कंडीशंस दी गई है और इसमें से आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिकवरी पैटर्न्स विल मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट दीज कंडीशंस। कंडीशन एक्स में कंट्रोल सेल्स को 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, वो क्या शो करता है, स्मूथ हाइपरबॉलिक रिकवरी कर्व that plateaus at 95% of original intensity within 4 minutes. आप ये ग्राफ याद रखना, फ्रैप में ये इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे और टाइम पोस्ट ब्लीच एक्स एक्सिस पे। ये क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और ये वैल्यू मोबाइल फ्रैक्शन, रिमेंबर मोबाइल फ्रैक्शन। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो मोबाइल फ्रैक्शन कम है, रिमेंबर दिस, मोबाइल फ्रैक्शन कम है और इमोबाइल फ्रैक्शन ज्यादा है। ये याद रखना, मैं क्या बोल रही हूँ, मोबाइल फ्रैक्शन कम है और इमोबाइल फ्रैक्शन ज्यादा है। 2 पैरामीटर्स है, रिकवरी फेज और इमोबाइल फ्रैक्शन फ्रैप एनालिसिस में। इसमें कंडीशंस गिवन है, कंडीशन y विल शो फास्टर स्लोप या रिकवरी। रीजन क्या होगा, बिकॉज रिमूविंग साइटोस्केलेटन बैरियर्स एनहांसेस फ्री प्रोटीन डिफ्यूजन। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप फास्टर रिकवरी लिखा होगा, फास्टर रिकवरी, दैट मीन्स प्रोटीन विल मूव क्विकली। तो ये वाली रीजन सही है। और स्लो रिकवरी हुई तो प्रोटीन्स मूव स्लोली। अगर कोई रिकवरी नहीं हुई दैट मीन्स प्रोटीन्स आर इमोबाइल। और कंडीशन जी में क्या लिखा हुआ है, इट विल शो ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड स्लोअर स्लोप। स्लोअर स्लोप क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर विच डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर स्लोप स्लो है या रिड्यूस्ड है, रीजन क्या गिवन है, टेम्परेचर लो है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हुई है, दैट मीन्स ये रीजन भी करेक्ट है। दिस इज करेक्ट। सेकेंड भी देख लेते हैं, कंडीशन वाई। कंडीशन वाई के बारे में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब हमें पता है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, वाई की कंडीशन हमने सॉल्व कर ली है, विद रीजनिंग सही है, तो हम सेकेंड ऑप्शन देखते ही नहीं है, बिकॉज कंप्लीटली फेल ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, राइट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मेजॉरिटी केस में ऐसा होता है कि वो रॉन्ग ही होती हैं। कंडीशन जी की भी गिवन है, इट विल शो एन आइडेंटिकल रिकवरी पैटर्न टू कंडीशन एक्स। इसको क्वेश्चन मार्क अभी डाल देते हैं। थर्ड में देखते हैं, बोथ कंडीशन y एंड z विल एग्जिबिट आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल तो नहीं है क्योंकि हमने ऑप्शन 1 में देखा है, एक का फास्ट स्लोप है, एक का स्लो स्लोप है, तो दे वॉन्ट बी आइडेंटिकल, ये यही गलत हो जाता है। फिर हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कंडीशन जी, विल रिकवर फास्टर। रिमेंबर फर्स्ट हमने देखा है करेक्ट है, फोर्थ ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज जी में यहाँ स्लो देखा है स्लोप और यहाँ पे फास्ट रिकवरी। अगर हम इस ऑप्शन को देखते भी हैं तो लोअर टेम्परेचर व्हाट कंप्रेसेस लिपिड्स एंड क्रिएट एक्टिव प्रोटीन एग्रीगेशन। ये जो वर्ड्स हैं एक्टिव प्रोटीन एग्रीगेशन बायोलॉजिकली इनकरेक्ट है, बायोलॉजिकली इनकरेक्ट। आपको जब भी फ्रैप प्लस टेम्परेचर कहीं पे भी दिखा, फ्रैप एनालिसिस हम कर रहे हैं, टेम्परेचर है, कहीं पे भी दिखे तो इमीडिएटली आपको क्या सोचना है, अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर दैट मीन्स लेस और डिक्रीज्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, that is less diffusion coefficient, diffusion coefficient less होगा, remember this, और slow frap recovery। जब आपको ये चार लो टेम्परेचर, लेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, लेस डिफ्यूजन कोफिशिएंट which means लो फ्रैप रिकवरी, जब आपको ये लाइन पता होगी तो या तो आप पहले वाला कंडीशन जी, स्लो ड्यू टू लो टेम्परेचर, डिक्रीजिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, लो टेम्परेचर, लेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, स्लो फ्रैप, दैट मीन्स ये करेक्ट है, आपको ये वाले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होगी। थर्ड ये भी, और सेकंड आइडेंटिकल तो होगा ही नहीं, राइट। आपको क्वेश्चंस इसी हिसाब से देखने हैं, ब्रेक डाउन ऑफ क्वेश्चंस, आपको ब्रेक डाउन करना है क्वेश्चंस का, आंसर भी देख लो इसमें, आंसर इज करेक्ट, हमने डिस्कस किया है। बिकॉज साइटोस्केलेटन दे एक्ट एज फेंसेस, रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स को, रिमेंबर रिस्ट्रिक्शन, breaking down actin filaments turn off these barriers causing a higher diffusion coefficient। अगर diffusion coefficient high है, diffusion coefficient high है, that means faster slope, that is faster slope। This is diffusion coefficient and this is mobile fraction, हमने बात करी है। ए एंड बी अगर ऐसे डाल देते हैं, एक फ्रेश ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब मैं बोल रही हूँ फास्ट स्लोप किसका होगा, ए का होगा या बी का होगा। रिमेंबर ए हैज फास्ट स्लोप, फास्ट स्लोप या फास्टर रिकवरी फेज, और यू कैन से फास्टर exchange rate। This is super important, याद रखना। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। अब हम ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने डाले हैं। सेल वॉल हमें पता है, इट प्रोवाइड्स रिजिड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, राइट। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज होता है, क्रॉस लिंक किसके साथ होता है, हेमिसेल्यूलोज और एम्बेडेड इन पैक्टिन। और सेल वॉल लूजनिंग ग्रोथ के टाइम पे कैसे मीडिएट होती है, बाय पीएच डिपेंडेंट प्रोटीन्स, जिसको हम एक्सपेंशंस बोलते हैं। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है। देन इज न्यूक्लियस, इट एनक्लोजेस द जीनोम, जो भी हमारा डीएनए आरएनए बाकी जीनोम्स होते हैं वो किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियर ट्रैफिक थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी कौन रेगुलेट करता है, रैम जीटीपीएस साइकिल, राइट। रैम जीटीपीएस साइकिल में क्या होता है, इंपॉर्टेंस फेरी एनएलएस टैग्ड कार्गो इन, और एक्सपोर्टेंस का काम दे फेरी एनईएस टैग्ड कार्गो आउट alongside
रेन जीटीपी। इम्पोर्टेंट इम दैट इज इन, कार्गो को अंदर लाना, एक्सपोर्टेंस आउट, किसके साथ? रेन जीटीपी के साथ। सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना। देन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनीज सेमी ऑटोनोमस है, डबल मेम्ब्रेन है, एनर्जी जनरेटर्स। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है एटीपी जनरेटिंग सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी एनर्जी हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन एनर्जी जनरेटर्स ऑफ एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन दैट इज 70s राइबोसोम्स। रिमेंबर दिस, सर्कुलर डीएनए होता है। प्रोटीन इंपोर्ट कौन मेडिएट करता है? टीओएम और टिम, टॉम टिम, याद रखना, टॉम टिम माइटोकॉन्ड्रिया, टॉम टिम माइटोकॉन्ड्रिया, और टीओसी टीआईसी टॉक्टिक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट टॉक्टिक। बार बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा। देन इज नेक्स्ट ऑर्गेनली गोल्गी बॉडीज, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन स्टैक्स होते हैं, सिस, मीडियल एंड ट्रांस। ये देख लेना, सिस, मीडियल एंड ट्रांस, सीएमटी। इट सर्व्स एज प्राइमरी साइट फॉर कोवैलेंट ग्लाइकोसाइलेशन। कौन से अमीनो एसिड्स पे? सीरीन और थ्रियोनिन पे। और कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन एन लिंक्ड, मॉडिफिकेशन किसका होता है? एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स का। देन इज लाइसोसोम, एसिडिक रिसाइक्लिंग हब्स होते हैं, पीएच इनका 4.5 से 5 होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं, रिमेंबर, और ड्रिवन बाय वी टाइप प्रोटॉन पंप्स, हमने ऊपर पढ़ा है अभी। रिक्वायर्स एनर्जी टू बी टैग्ड विद mannose 6 phosphate in the cis Golgi. Super important. Next organelle endoplasmic reticulum. हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक दे आर स्टडीड विद राइबोसोम्स, आरआर। रफ में राइबोसोम्स ये हैंडल करते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन वाया एसआरपी and Sec61 translocons. Remember this, SRP and Sec61 translocons किसमें होता है? रफ RER, रफ ER, RER और रफ ER, that is रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनिशियल एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन किसमें? रफ ER, एस्पैराजीन, याद रखना। स्मूथ ER, this is the primary site for lipid and steroid synthesis. Or functions detoxification or calcium storage. Then next we have is peroxisome, single membrane। बीटा ऑक्सीडेशन कौन परफॉर्म करता है? ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड VLCFA बाय पेरोक्सिसोम्स। ये जनरेट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is broken down by catalase. Proteins are imported via peroximal targeting signal PTS1 C terminal SKL motif. आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए PTS1 डाल देंगे या C terminal SKL motif, राइट। और दूसरे कॉलम में आपको पेरोक्सिसोम की जगह लाइसोसोम डाल देंगे। तो आपको याद रखना है PTS1 peroxisomal targeting signal. Remember, proteins are imported via PTS1. Next is plastids and vacuoles. Plastids basically differentiate into chloroplast, chromoplast or amyloplast. Amylo is what? Starch. Chloroplast, we have green pigment. Chromo means colored. Plant vacuoles are enclosed by specialized membrane called tonoplast. Plant vacuoles इनकी outer covering क्या होती है? टोनोप्लास्ट, जो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन and its role in motility.
सुपर सुपर इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी। माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर मोनोमर, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, हेटेरोडाइमर्स, दे आर बाउंड टू जीटीपी, रिमेंबर जीटीपी। स्ट्रक्चर, polarized, 13 protofilaments, polar tubes. They exhibit dynamic instability. Remember 13 protofilament, and that too hollow tubes. Motors, kinesin, mostly plus and anterograde directed. याद रखना kinesins plus and या फिर anterograde directed. और डाइनीन्स माइनस एंड या रेट्रोग्रेड, डाइनीन्स नेगेटिव एंड माइनस एंड और रेट्रोग्रेड। इनहिबिटर्स याद रखो कॉल्चिसिन और नोकोडाजोल, ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली, और टेक्सोल बेसिकली स्टेबलाइज करता है फिलामेंट्स को, स्टॉल करता है माइटोसिस को रोकता है और स्टेबलाइज करता है फिलामेंट्स को। कौन? टेक्सोल। नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स, जिसको हम एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। जी एक्टिन मोनोमर्स होता है जो कि बाउंड होते हैं किससे? एटीपी। और हमने पढ़ा था अभी माइक्रोट्यूब्यूल, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन बाउंड टू जीटीपी, और माइक्रोफिलामेंट्स G-actin monomers bound to ATP. Structure, polarized, double-stranded helical filaments. Displaying what? Treadmilling behavior. Motors क्या है? Myosins. Myosin plus and, remember similar to kinesin plus and. Inhibitors, cytochalasin prevents assembly. Cytochalasin prevents assembly, and phalloidin, it stabilizes filaments against disassembly. Remember this. Intermediate filaments, they are fibrous alpha helical dimeric subunits. Alpha helical dimeric subunits. Structure unpolarized. Highly stable structural codes which provides mechanical strength. Example क्या है इसका? Keratin और lamins. Motor we don't have. अब एक क्वेश्चन है प्रोटीन सॉर्टिंग के ऊपर। रिमेंबर क्वेश्चन में क्या है? एंजाइम दिया हुआ है, ये क्या करता है? Unable to attach phosphate group to mannose residues on lysozymal enzymes in Golgi apparatus. अब इसके सेलुलर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस म्यूटेशन के? सुपर इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड है लाइसोसोमल प्रोटीन सॉर्टिंग और mannose 6-phosphate pathway. Lysosomal protein sorting and mannose 6-phosphate pathway. सुपर इंपॉर्टेंट, काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। हमें क्या याद रखना है लाइसोसोमल एंजाइम्स के बारे में, एंड हाउ डज द सेल नो दीज एंजाइम्स शुड गो टू द लाइसोसोम, वो पाथवे हमें पता होना चाहिए। और जो एंजाइम इसमें गिवन है दैट इज GLC-NAC फॉस्फोट्रांसफरेज, इसका क्या फंक्शन है? एटलीस्ट वी शुड हैव दैट आइडिया, राइट? तो क्वेश्चन देखते हैं। A mutant mammalian cell contains a defective version of remember it's a defective version of enzyme GLC-NAC phosphotransferase। का फंक्शन क्या है? ये अटैच करता है फॉस्फेट टू mannose रेजिड्यूज, राइट? और यहां लिखा है डिफेक्टिव है, दैट मीन्स नो टैगिंग या नो अटैचिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू mannose।
अगर हम टैग नहीं करेंगे या फॉस्फेट अटैच नहीं करेंगे, दैट मीन्स गोल्गी कैनॉट रिकॉग्नाइज दैट दिस एंजाइम बिलोंग्स इन द लाइसोसोम, राइट? हाउ दिस वर्क्स? लाइसोसोमल एंजाइम, फिर हमारे पास आता है GLC-NAC, फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम, जिसका काम होता है मैनोज 6 फॉस्फेट को टैग करना, अटैच करता है फॉस्फेट को मैनोज से, तो क्या होगा? मैनोज 6 फॉस्फेट टैग। फिर गोल्गी रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइजेज इट। फिर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, लाइसोसोम, गोल्गी रिकॉग्नाइज करता है इस एंजाइम को कि किसको बिलोंग करता है? लाइसोसोम ऑर्गेनली, राइट? अब डिफेक्टिव लिखा है, दैट मीन्स नो टैग, नो रिकॉग्निशन, और वो लाइसोसोम में नहीं जा पाएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑप्शन देखते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स will accumulate inside the ER, triggering the unfolded protein response. Second option, the lysosomal enzymes will fail to pack into clathrin vesicles and will instead be constitutively secreted out of the cell via default exocytosis. Third option, the lysosomes will become hyperacidic and degrade the cell's own cytoplasm. Fourth is, the nuclear importance cycle will stall because the nuclear pores will become blocked by the misfolded proteins. अब पहला ऑप्शन इसमें लिखा है कि accumulate inside the ER and activate UPR. It's wrong. Why? The enzyme itself is properly folded. Only its address label is missing. So protein trafficking is normally ER to Golgi, ये normal होगा. UPR happens only when proteins are misfolded. Remember this. UPR unfolded protein response कब होगा? जब proteins misfolded होंगे, ना कि तब वो कोई sorting signal lack करेंगे. Only when proteins are misfolded. बट यहाँ प्रोटीन मिसफोल्ड नहीं है, प्रोटीन फोल्डेड है लेकिन डिफेक्टिव वर्जन है, दैट मीन्स उसका फंक्शन टैगिंग वो नहीं होगा. दिस मीन्स ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. ऑप्शन 2, फेल टू पैक इनटू क्लैथरीन वेसिकल्स एंड गेट सिक्रेटेड, दिस इज करेक्ट. अगर कोई मैनोज 6 फॉस्फेट टैग नहीं होगा, दैट मीन्स कोई रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होगी, कोई क्लैथरीन वेसिकल नहीं होगा और डिफॉल्ट सिक्रेशन होगा. दिस इज करेक्ट, ऑप्शन 2. थर्ड भी देख लेते हैं, हाइपर एसिडिक. दिस इज रॉन्ग बिकॉज म्यूटेशन हैज नथिंग टू डू विद प्रोटॉन पंप्स. रिमेंबर दिस. लाइसोसोमल एसिडिटी मेंटेन कौन करता है? बी टाइप H+ ATPase, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल हो. एंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है लाइसोसोम, बट हाइपर एसिडिक नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन, न्यूक्लियर इंपॉर्टेंस साइकिल विल स्टॉल बिकॉज न्यूक्लियर पोर्स विल बी बिकम ब्लॉक्ड बाय मिसफोल्डेड प्रोटीन्स. मिसफोल्डेड तो है ही नहीं, रिमेंबर दिस, ये गलत. और ब्लॉक्ड कैसे होगा? कंप्लीटली अनरिलेटेड है. बिकॉज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमें एनालिस चाहिए होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल चाहिए होगा, इंपॉर्टेंस चाहिए होंगे, ब्रांच जीटीपी चाहिएगा. इसको लाइसोसोमल प्रोटीन सॉर्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं है. तो दिस ऑप्शन इज अनरिलेटेबल, कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? सिंपल याद रखो, GLC-NAC फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? ऐड करता है मैनोज 6 फॉस्फेट टैग, और जो ये M6P है ये डायरेक्ट करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स को into clathrin coated vesicle for delivery to lysosomes. बिना इस टैग के एंजाइम सीक्रेट
आउटसाइड द सेल बाय डिफॉल्ट सिक्रेटरी पाथवे। अगर टैग नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट सिक्रेशन हो जाएगा। रिमेंबर दिस। एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। सब टॉपिक ऑपेरॉन सिस्टम्स। मैंने लैक ऑपेरॉन पे एक वीडियो बनाई है ऑल इन वन, जिसके बाहर कुछ नहीं आएगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लैक म्यूटेशंस भी डाले हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स और मैक्सिमम एक्सप्रेशन। ये स्लाइड्स भी मैंने उस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, आप जाके देख लेना। लैक ऑपेरॉन क्या होता है? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, दैट इज नेगेटिव कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। हमने पढ़ा है दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। राइट, इंड्यूसिबल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। सो लैक ऑपेरॉन क्या है? नेगेटिव कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। रिमेंबर, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, दैट इज सबस्ट्रेट एलो लैक्टोज प्रेजेंट है, तो एक्ट करेगा एज एन इंड्यूसर और बाइंड करेगा रिप्रेसर के साथ, जिसकी वजह से रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा। ऑन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑन। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, बाय डिफॉल्ट रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कब होगा? जब व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, दैट इज रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, बाय डिफॉल्ट ऑन। अगर एक्सेस ट्रिप्टोफैन होगा, दैट विल एक्ट एज को-रिप्रेसर टू एक्टिवेट द ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? होल्ड, दैट इज ऑफ। Then we have attenuation, ये फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म है, जहां राइबोसोम मूवमेंट ओवर अ लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस डिटरमाइन करता है। या तो 2:3 ओपन स्ट्रक्चर हेयर पिन होगा, या 3:4 टर्मिनेटर हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा mRNA में। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रिप्टोफैन अवेलेबिलिटी। इसको देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंसेस। यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए। यूकैरियोटिक जीनोम्स फीचर करते हैं यूनिक प्रोटीन कोडिंग जीन्स, जो कि मिक्स होते हैं विद हाईली रिपीटेटिव सैटेलाइट डीएनए, जो कि कहाँ मिलते हैं? सेंट्रोमियर्स पे। रिमेंबर, सैटेलाइट डीएनए इज एट सेंट्रोमियर्स। और मॉडरेटली रिपीटेटिव एलिमेंट्स लाइक ट्रांसपोसोम्स, हाई रिपीटेटिव होंगे वो सैटेलाइट डीएनए होंगे, और मॉडरेटली रिपीटेटिव एलिमेंट्स को हम ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मिनी या फिर माइक्रो सैटेलाइट्स, जिनको हम VNTRs या SSRs बोलते हैं, दे सर्व एज हाईली पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स। सुपर इंपॉर्टेंट, VNTRs, SSRs। फिर हमारे पास इंटरप्टेड जीन्स होते हैं, वो जीन्स जैसे यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर कोडिंग एक्सॉन्स होते हैं, जो कि इंटरप्ट किए जाते हैं बाय नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स। रिमेंबर, कोडिंग आर व्हाट? एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग इंटरॉन्स। स्प्लाइसिंग बाउंड्रीज स्ट्रिक्टली ओबे 5' GU एंड 3' AG रूल। हमने यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी ये पढ़ा था, स्प्लाइसिंग पढ़ा था, पॉली एडेनिलेशन पढ़ा था और कैपिंग पढ़ा था, राइट। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था 5' पे GU और 3' AG रूल कौन फॉलो करता है? स्प्लाइसिंग। Where spliceosome complexes SNRNPs excise the intron via lariat intermediate, एक lariat स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, राइट। एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स भी है। इंट्रॉन्स को हटा के
इंट्रॉन्स को हटाना, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनना, किसमें होता है? स्प्लाइसिंग में. रिमेंबर इंट्रॉन्स, एक्साइजिंग द इंट्रॉन्स वाया लेरिएट इंटरमीडिएट, लेरिएट स्ट्रक्चर इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. फिर हमारे पास जीन फैमिलीज है टॉपिक. जीन फैमिलीज मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स क्रिएटेड बाय जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स. एग्जाम्पल है इसके ग्लोबिन जीन्स. रिमेंबर दिस. जो नॉन फंक्शनल म्यूटेटेड वेरिएशंस होते हैं इस फैमिली के अंदर उसको हम बोलते हैं स्यूडोजीन्स. ग्लोबिन जीन्स और स्यूडोजीन्स, रिमेंबर इन दोनों. फिर क्रोमेटिन पैकेजिंग. 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्स. हाउ मेनी टाइम्स? 1.65 टाइम्स अराउंड एन ऑक्टामर कोर ऑफ बेसिक हिस्टोन्स. कौन से हिस्टोन्स? H2A, H2B, H3, H4. इनके दो पेयर्स टू असेंबल एन न्यूक्लियोसोम्स. बेसिकली क्रोमेटिन पैकेजिंग में हम न्यूक्लियोसोम की असेंबली देखते हैं. न्यूक्लियोसोम असेंबली. ऑक्टामर है इसका बेसिक हिस्टोन्स का. कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स है? दो पेयर्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4. और इसके अराउंड 146 बेस पेयर का डीएनए रैप करता है. कितनी बार? 1.65 टाइम्स. हिस्टोन H1 ये भी इंपॉर्टेंट है. इसका फंक्शन क्या है? ये सील करता है लिंकेड डीएनए को टू ऑर्गेनाइज द क्रोमेटिन इनटू अ टाइटर 30 नैनोमीटर फाइबर. नंबर कैन वेरी, बस रिमेंबर करना. सीलिंग द लिंकेड डीएनए टू ऑर्गेनाइज द क्रोमेटिन डन बाय हिस्टोन H1 प्रोटीन. फिर एपिजेनेटिक स्टेट्स देखते हैं हम. ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए. हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? दे आर कंडेंस्ड, दे आर लेट रेप्लिकेटिंग, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन. They are characterized by histone H3 lysine 9 methylation. Remember this. Histone H3 lysine 9 methylation or heavy DNA methylations. Euchromatin के characteristics, they are open, not condensed, loosely packed or transcriptionally active. And they are driven by histone acetylation, HATS. Histone acetylation function which cancels the positive charge on histone tails to loosen the DNA binding. Super important function. फिर हमारे पास ट्रांसपोसोन्स. ट्रांसपोसोन्स they are mobile genetic elements. Mobile क्यों बोलते हैं? Because they are jumping genes. Jumping genes are known as transposons. Mobile genetic elements aka transposons. दो क्लास है. Class 1 is known as retrotransposons. Class 2 DNA transposons. Class 1 basically how it works, they move via copy paste mechanism using an RNA intermediate and a reverse transcriptase. Example line and sign देख लेना. Class 2 DNA transposons, they move via cut and paste mechanism. Copy and paste mechanism के थ्रू कौन मूव करता है? retrotransposons. Cut and paste DNA transposons, and they use transposase enzyme और वो reverse transcriptase. Then next topic we have is cell division and cell cycle. Super important. बहुत frequently questions पूछे जाते हैं इसमें. आपको स्टेजेस पूछ लेंगे कि हर स्टेज में क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, राइट. माइटोसिस का अलग से इवेंट्स पूछ लेंगे, मियोसिस के अलग से इवेंट्स पूछ लेंगे. करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट सी में भी आ सकते हैं, पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, राइट. डिप्लॉइड से डिप्लॉइड फॉर्म होता है.
where sister chromatids separate during anaphase. Remember sister chromatids कहाँ separate होते हैं? anaphase में. जो important highlighting points है जो हम बार बार भूल जाते हैं, इस वीडियो में आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे. लास्ट मोमेंट पे आपको यही याद रखना है. मोर देन सफिशिएंट होगा एग्जाम के लिए ये वीडियो. और इसकी फ्री पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देती हूँ. इसकी भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी. प्रेप वाइब AB आप ज्वाइन कर सकते हैं. और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस. फिर वी हैव मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज 1. रिमेंबर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स है एनाफेज 1 और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2. उसमें सिर्फ एनाफेज, बट इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है एनाफेज 2. Meiotic prophase 1 stage. Prophase 1 stages. Lactotine, zygote, pectine, diplotine, dikinesis. सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं. LGPDD आप कैसे भी याद करो, निमोनिक से याद करो या फिर बार बार रीड करोगे तब आपको याद हो जाएगा. लैक्टोटीन में क्या होता है? क्रोमेटिन बिगिन कंडेंसिंग इनटू विजिबल थ्रेड्स. जाइगोटीन में homologous chromosomes they pair up by the assembly of synaptonymal complex. synaptonymal complex ST बोल देता है. किसमें फॉर्म होता है? जाइगोटीन में. पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? पैकाइटिन में. homologous recombination. Diplotene, synaptominal complex dissolve leaving chromosomes connected only at crossover points. chiasmata या chiasmata कुछ भी बोल सकते हो. Then we have dikinesis. Nucleolus breaks down and chiasmata slides towards the ends of chromosomes. Terminalization हो जाता है dikinesis में. Remember this. Sequences पूछ लेते हैं, right? कौन से स्टेज में क्या हो रहा है वो पूछ लेते हैं. क्रॉसिंग ओवर, पैकाइटीन, SC इन ज़ाइगोटीन, राइट. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेल साइकिल रेगुलेशन एंड कंट्रोल मैकेनिक्स. सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये याद रखना. The cell cycle cannot move forward unless specific cyclin proteins binds to and activate their partner cyclin dependent kinases. सेल साइकिल तब तक फॉरवर्ड मूव नहीं करती जब तक साइक्लिन प्रोटीन्स बाइंड करके अपने पार्टनर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस को एक्टिवेट नहीं कर देते. रिमेंबर आपको याद क्या रखना है? G1 फेज साइक्लिन D प्रोटीन बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है अपना CDK4 and 6 CDK4 and 6 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को. और S फेज में साइक्लिन E प्रोटीन CDK2 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2. और G2 फेज साइक्लिन A और CDK2 and 1. आप बार बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा. M फेज साइक्लिन B और CDK1 रिमेंबर. और G1 to S चेक पॉइंट आपका रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है. रेस्टिंग सेल्स में क्या होता है? जो एक्टिव रेटिनोब्लास्टोमा होता है वो बाइंड करता है और साइलेंस कर देता है E2A ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, इलोंगेशन फैक्टर को. जो माइटोजेनिक सिग्नल्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं किसको? साइक्लिन D CDK4 and 6 जो फॉस्फोराइलेट करता है RB क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा को. फॉस्फोराइलेटेड RB रिलीज करता है E2F इलोंगेशन फैक्टर को, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है. याद रखना ये इंपॉर्टेंट है. G1 to S चेक पॉइंट कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट. फिर हमारे पास है माइटोटिक एक्टिवेशन NPF रेगुलेशंस. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. साइक्लिन भी बाइंड करता है CDK1 से और इनएक्टिव MPF फॉर्म करता है. B1 काइनेज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, PYQ भी है. ये प्लेस करता है इनहिबिटरी फॉस्फेट्स को
threonine 14 and tyrosine 15 of CDK1. CAK प्लेस करता है एक एक्टिवेटिंग फोस्फेट को ऑन थ्रेओनिन 161. ये याद करने वाली चीज है, आप बार बार रीड करोगे याद हो जाए. Once DNA replication finishes safely, CDC25 phosphatase removes the inhibitory phosphates. Remember what removes? CDC25 phosphatase removes. This rapidly activates MPF, driving the cells into mitosis. super important. 2 से 3 बार रीड करोगे याद हो जाएगा. फिर हमारे पास APC कॉम्प्लेक्स है, दैट इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. ये देखना सुपर इंपॉर्टेंट है. सिक्योरिन फॉर डिग्रेडेशन, सैपरेज टू क्लीव कोहेसिन रिंग्स. रिमेंबर दिस. सेल साइकिल बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन को हम देखते हैं. टू इन्वेस्टिगेट द सेल साइकिल चेक पॉइंट सिस्टम. बेसिकली बहुत कॉमन CSIR कॉन्सेप्ट है. कॉमन CSIR कॉन्सेप्ट है ऑन सेल साइकिल. हमें पता होना चाहिए नॉर्मल सेल साइकिल के बारे में, चेक पॉइंट्स के बारे में, और V1 जीन और CDC25 जीन के फंक्शंस के बारे में. जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन बेसिकली पूछता है व्हाट फेनोटाइप ट्रांजिशन विल दीज टू स्ट्रेन्स रिवील ड्यूरिंग रैपिड रेप्लिकेशन. तो हमें नॉर्मल सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, राइट. सेल एम फेज से पहले उसको प्रोटीन CDK1 और साइक्लिन B उनको एक्टिव करना जरूरी होता है. एम फेज दैट इज माइटोसिस फेज, उससे पहले प्रोटीन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 दैट इज CDC2, रिमेंबर, प्लस साइक्लिन B, इसका एक्टिव होना जरूरी है. और 2 प्रोटीन्स है V1 जीन और CDC25. ये प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं इसको. रिमेंबर, एक ट्रिक याद कर लो. या V1 क्या होता है? इनहिबिटरी ब्रेक लगाता है CDK1. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सेल साइकिल के बारे में देखते हैं. हमने देखा है साइक्लिन B इनका एक्टिव होना जरूरी है. 2 प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट इज V1, इसको हम एज अ ब्रेक मानते हैं. ये ब्रेक लगाता है बेसिकली, दैट इज इनहिबिटर बोल देता है. इसका फंक्शन क्या होता है? ये इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड करता है CDK1 पे, जिसकी वजह से सेल G2 फेज में ही रहता है. प्रीमेच्योर माइटोसिस से प्रिवेंट करने का काम V1 का होता है. और CDC2 को हम 25 को एक्सेलेटर या एक्टिवेटर बोल देते हैं, जो रिमूव करता है इनहिबिटरी फॉस्फेट फ्रॉम CDK1 से और एक्टिव करता है किसको? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1, जिसकी वजह से सेल माइटोसिस में एंटर कर जाता है, राइट. अगर हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन है, स्ट्रेन है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन V1 जीन, अगर हमने V1 मिसिंग है या लॉस ऑफ V1 है, उसका फंक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स नो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन. नो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स सेल माइटोसिस में एंटर कर जाएगा बहुत पहले, अर्ली. रिमेंबर, अर्लियर देन नॉर्मल. जो उसका वेट होगा, वेटिंग पीरियड, वो नहीं होगा. सेल डज नॉट वेट टू ग्रो, रिमेंबर दिस. वो माइटोसिस में टू अर्ली एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होंगे? स्मॉल सेल्स होंगे, प्रीमेच्योर डिविजन हो जाएगा, जिसको हम बी फेनोटाइप भी बोलते हैं. बी फेनोटाइप. सिंपल चीज याद रखो, कोई बी नहीं हुआ, नो V1, दैट मीन्स नो ब्रेक. कोई इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड नहीं होगा, राइट. CDK1 पे सेल डिवाइड कर जाएगा अर्ली. सेल डिवाइड्स अर्ली,
that will result into small cells. अब हमारे पास स्ट्रेन 2 है जिसमें लिखा है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन CDC25G, CDC25 एक्टिवेटर मिसिंग है. दैट मीन्स V1 स्टिल कीप्स एडिंग इनहिबिटरी फॉस्फेट. वो ऐड करता जाएगा बट कोई रिमूव करने वाला नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा है लॉस ऑफ फंक्शन. दैट इज CDC25 नेवर बिकम्स एक्टिव. अगर एक्टिव नहीं होगा तो सेल माइटोसिस में एंटर ही नहीं होगा. अगर सेल माइटोसिस में एंटर नहीं होगा दैट मीन्स इट विल स्टक इन G2 फेज. रिमेंबर, G2 फेज में स्टक हो जाएगा. इसको याद रखना, नो CDC, दैट मीन्स ब्रेक कभी रिमूव हुआ ही नहीं. ब्रेक नेवर रिमूव्ड. और सेल कैन नॉट डिवाइड. सेल डिवाइड ही नहीं होंगे, दैट मीन्स लॉन्ग सेल्स विल फॉर्म. अब हम ऑप्शन देखते हैं. स्ट्रेन 1 will switch to V state, dividing prematurely at a small size. आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है. स्मॉल साइज, prematurely, because the inhibitory phosphorylation is lost. ये ठीक है, because function of V is inhibitory phosphorylation. अगर V जीन का फंक्शन ही लॉस्ट हो गया है दैट मीन्स इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन भी लॉस्ट हो गया. इट इज करेक्ट. स्ट्रेन 2 के बारे में देखते हैं. दैट विल स्टॉल एट G2M बॉर्डर. ये तो हमने देखा है कि वो G2 फेज में ही स्टक हो जाएगा. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. बाकी ऑप्शंस को भी रीड कर लेना, उसका लॉजिक भी गिवन है. मेन मोटिव क्या था, इसके फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए. एंड हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताया आपको, देख लेना. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोबियल फिजियोलॉजी. इसमें हम ग्रोथ, यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ग्रोथ, ये आपने इक्वेशन पढ़ी हो, राइट? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉग की टर्म्स में देख लेना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यील्ड. जनरेशन टाइम पे बहुत क्वेश्चंस आए. जनरेशन टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल. ये फॉर्मूला देख लेना. जनरेशन टाइम इज time required for a population to get double. Bacterial growth phases: lag phase, log that is exponential. Then we have stationary phase and death phase. Lag phase में क्या होता है? कोई सेल डिविजन नहीं होता है. सेल सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम्स and adapt to their new environment. Log that is exponential phase, it remains constant. मैक्सिमम रेट ऑफ डिवीजन यहाँ होता है और जनरेशन टाइम इसी में मेजर करता है. एक्सपोनेंशियल फेज में हम जनरेशन टाइम को मेजर करते हैं. स्टेशनरी फेज, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाता है स्टेशनरी, और टॉक्सिन एक्यूमुलेशन स्लो हो जाता है. क्या? ग्रोथ को स्लो कर देता है टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, until the division rate equals the death rate. Death phase, logarithmic decline in the number of viable cells is called as death phase. इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो हम देखेंगे. बेसिकली आपको नंबर ऑफ वायबल सेल्स निकालने होता है. क्वेश्चंस हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ सेल्स गिवन होगा, आपको डाइल्यूशन फैक्टर गिवन होते हैं, और आपको पूछा जाता है कि फाइनल सेल नंबर कितना होगा. रिमेंबर, एक फॉर्मूला याद रखना. नंबर ऑफ कॉलोनीज फॉर्म्ड बाय ml प्लेटेड into dilution before plating. आपको बिफोर प्लेटिंग और आफ्टर प्लेटिंग के भी नंबर्स गिवन होते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में. इसके इक्वल होगा नंबर ऑफ वायबल सेल्स
by number of undiluted cultures. ये जो हमने इक्वेशन देखी थी, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं इसको, ये भी देख लेना और जनरेशन टाइम भी देख लेना, फॉर्मूला याद रखना और ये नंबर ऑफ कॉलोनीज वाला भी याद रखना, नंबर ऑफ वायबल सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेटजीज ऑफ बैक्टीरियल सेल डिविजन। FTSG ring assembly. Bacterial cytokinesis is coordinated by FTSG. FTSG क्या होता है? एक ट्यूबुलिन होमोलॉग होता है जो पॉलीमराइज करता है by using GTP और फॉर्म क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल Z ring फॉर्म करता है द मिड सेल डिविजन प्लेन। ये देख लेना। द मिन सिस्टम स्पेशल कंट्रोल, मिन सी एंड मिन डी ये एक इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो ब्लॉक करता है किसको? FTS Z पॉलीमराइजेशन को। रिमेंबर CND कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो ब्लॉक करता है FTS Z या Z पॉलीमराइजेशन। They oscillate rapidly between the cell poles, spending the most time at the ends of the cell. और min E का काम क्या होता है? It sweeps them away from the center, ensuring the Z ring assembles precisely at mid cell. Remember functions of min C and D E. तीनों के functions complex कौन बनाता है? C and D. Next topic is stress response in microbes. Stringent response triggered by amino acid starvation. जो uncharged tRNAs होते हैं they stall, मतलब रुक जाते हैं कहाँ पे? राइबोसोमल A साइट पे, जिसकी वजह से REIA एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। रिमेंबर दिस एंजाइम। ये क्या प्रोड्यूस करता है? अलार्मोन्स PP, GPP और PGPP। ये याद रखना, थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी बट याद रखना। दो कंपोनेंट का रेगुलेटरी सिस्टम, टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम बैक्टीरिया यूज करता है टू परसीव एंड अडेप्ट to changing environments, right? Sensor kinase super important, पूछ लेंगे क्वेश्चन में। एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है जो ऑटोफॉस्फोराइलेट करता है एक कंजर्व्ड हिस्टिडीन रेजिड्यू को। रिमेंबर हिस्टिडीन। और रिस्पांस रेगुलेटर ये रिसीव करता है फॉस्फेट ग्रुप को कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेजिड्यूज को। एस्पार्टेट रिस्पांस रेगुलेटर, ये दोनों देख लेना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं, बेसिकली इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना। ट्रैक के स्लॉप्स, दो पैरामीटर्स है, रिकवरी फेज और इमोबाइल फ्रैक्शन। स्टीप रिकवरी slope means high diffusion rate. Remember this. Low plateau means more proteins are immobile. ग्राफ याद रखना, ऐसे डिफरेंट पूछ लेंगे। इंटेंसिटी ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। मेम्ब्रेन एसिमेट्री एंजाइम्स हमने देखे हैं, फ्लिपेजेस, फ्लोपेज और स्क्रैम्बलेज, तीनों इंपॉर्टेंट है। पंप्स, पी टाइप, ABC ट्रांसपोर्टर्स, राइट? ये देख लेना, B एंड F टाइप्स। वेसिकल कोड्स, COP2 फॉरवर्ड, COP1 बैकवर्ड, एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। मियोसिस के प्रोफेज 1 ऑर्डर पूछ लेते हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेयरिंग, साइनोप्टेमिनल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में कियास्मेटा बनता है, डाइकाइनेसिस में स्लाइड आउट हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकाइनेसिस। माइटोटिक इंजन कंट्रोल, V1 का फंक्शन हमने देखा है, क्वेश्चंस भी हमने देखा। इनहिबिटरी ब्रेक लगाता है इस पे CDK1 पे,
जो कि क्या है, कौन सा जीन है, CDC25 जीन, राइट। पूरा नॉर्मल सेल साइकिल, हाउ इट वर्क्स, अगर इन केस किसी भी स्टेप में म्यूटेशन हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस वे में आपको रिवाइज करना है। APC, सी स्प्लिट स्विच, सिक्योरिन, सैपरेज और कोहेसिन, ये देखना। जेड रिंग ब्लॉकिंग, मिन CD, रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मिन ई का फंक्शन, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग हमने देखा है। सेंसर यूज करता है हिस्टिडीन हुक, राइट, सेंसर काइनेज। फिर हमने रिस्पॉन्स रेगुलेटर देखा है, वो कौन सा यूज करता है, एस्पार्टेट 2। इस वीडियो से आपके कंप्लीट सेल्स बायोलॉजी यूनिट 2 रिवाइज हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं लास्ट मोमेंट पे, जो सुपर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस, हमने डिस्कस किए हैं। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और आपको फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।